प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप जो भी अध्ययन करेंगे यह पहले से आपने पीडीएफ के रूप में नोट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि जो भी आपने नोट किया है कम से कम आप उसे जानें, समझें कि क्या हमने नोट किया है। तो इसी पर यह वीडियो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो पीडीएफ के रूप में नोट किया है वह कंप्यूटर के गुण यानी कंप्यूटर की विशेषताओं को नोट किया है। तो कंप्यूटर का आज जो भी व्यापक रूप में बहुउद्देशीय मशीन के रूप में आज जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे उसका कोई ना कोई गुण है, उसकी कोई ना कोई विशेषता है। तो अब इसकी विशेषता और गुणों की हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो गुण होता है वह क्या होता है? उसकी गति होती है। यानी कंप्यूटर किसी भी गणना को बहुत तेज़ गति से कर सकता है। वास्तव में बात करें तो कंप्यूटर का विकास तेज़ गति से गणना करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि प्रारंभ से ही जब से मनुष्य ने गिनना सीखा तो उसके अंदर यह विचार आए कि इस गणना के कार्य के लिए एक इस प्रकार की मशीन का विकास किया जाए जिसके आधार पर कम से कम समय में अधिक से अधिक गणनाएं और वो भी शुद्धतापूर्वक किया जा सके, जिसके आधार पर या जिस सोच के आधार पर कंप्यूटर जैसे मशीन का क्या हुआ, विकास हुआ। तो उस विकास के अंतर्गत उसकी विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहली सबसे बड़ी विशेषता है उसकी गति। तो आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर की गणना करने की जो गति होती है वह बहुत क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। और कंप्यूटर द्वारा जो भी गणना करने की जो गति होती है उसको हम सेकंड से भी कम समयों में मापते हैं, जिसे हम मिली, माइक्रो, नैनो और पिको भी कहते हैं। यानी ये क्या है, सेकंड से भी क्या है, छोटे होते हैं। ये जो टाइम है ये सेकंड से भी छोटा होता है। सेकंड से भी छोटा क्या होता है, मिली होता है। मिली से छोटा क्या होता है, माइक्रो होता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, नैनो होता है। नैनो के बाद क्या होता है, पिको होता है। उसका अपना मान है। जैसे जो मिली है वह 10⁻³ के बराबर है। हाँ, माइक्रो कितना है, माइक्रो है 10⁻⁻ क्या है, 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 है। तो ये हुआ मिली, माइक्रो। जो नैनो है वो कितने के बराबर, 10⁻⁻9 के बराबर है। और उसके बाद पिको कितना है, 10⁻⁻12 के बराबर होता है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो एक सेकेंड में ये कौन सा भाग होगा आपको पता चल जाएगा। यानी जो आपका मिली होता है वह 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। माइक्रो जो होता है वह 10⁻⁻6 सेकेंड के बराबर होता है। नैनो जो होता है वह 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर होता है। और पिको जो होता है वह 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपने सेकंड से भी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया इस गति के अंतर्गत। तो अब तो आपको ये पता चल रहा होगा कि वाकई में कंप्यूटर की, क्योंकि एक सेकंड का समय हमारे लिए कितना होता है इसका हम एहसास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर उस सेकंड से भी कम समय में गणनाएं कर सकता है, जिसका हम एहसास बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की गणना करने की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होती है उसकी जो मुख्य रूप से जो क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है, किसमें, MSZ यानी मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज होता है। जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, बीट, बाइट, KB, MB, GB होती है ना, तो उसी को हम किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट। तो आजकल के कंप्यूटर में उसके किलो हर्ट्ज को कैसे लें, KHZ
जेड के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? KHZ के किलो हर्ट्ज के रूप में लिखेंगे। तो आज के कंप्यूटर में जो लगने वाला जो प्रोसेसर है उसकी क्षमता किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के रूप में मापी जाती है। चलिए, कंप्यूटर की अब संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने की बहुत अत्यधिक क्षमता होती है। क्या होती है? बहुत अत्यधिक क्षमता होती है। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो भी डाटा जो संचित होता है वो डिजिटल रूप में होता है, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म यानी 0 और 1 के रूप में। 0 और 1 को ही हम क्या कहेंगे? डिजिटल फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिटल फॉर्म कहेंगे। और इसी डिजिटल फॉर्म यानी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हिंदी या अंग्रेजी रूप में लिखा हुआ है जो भी है उसी रूप में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर जब इसी प्रकार की डेटा को जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है उसे किस रूप में पढ़ेगा या लिखेगा? 0 और 1 के रूप, यानी इसी को कहते हैं डिजिटल फॉर्म। यानी इसी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर भी होता है और इसी फॉर्म में वो उसे पढ़ता भी है। यानी पूरी क्रिया किस फॉर्म में होती है? डिजिटल फॉर्म में होती है। तो चूँकि इसी डिजिटल तकनीक की ही देन है जिसके आधार पर कंप्यूटर की मेमोरी में अधिक से अधिक डाटा क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जाए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। यानी कंप्यूटर द्वारा कभी बात आती है ना कि कंप्यूटर द्वारा कार्य करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर यदि कभी कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करता है तो वह उससे क्या होता है? गलत निर्देश दिए जाने का ऐसा परिणाम होता है। यानी कंप्यूटर को जो आप गलत निर्देश देंगे तो उसके द्वारा जो भी आउटपुट प्राप्त होगा वह कैसा होगा? कैसा होगा? वो भी गलत ही होगा। तो उसे गलत निर्देश दिए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत क्या होती है? बहुत हाई होती है। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों में कभी भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। यदि होती है तो वह केवल उसे गलत निर्देश दिए जाने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि कंप्यूटर का जो भी कार्य है वो निर्देशों पर आते हैं। जैसा निर्देश देंगे वैसा ही आउटपुट प्राप्त होगा, जिसे सीधे हम गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस तथ्य को आप जानते हैं ना, तो इसी पर कंप्यूटर का कार्य आधारित होता है। अब बात करते हैं इसकी व्यापकता की। कंप्यूटर द्वारा संपादित कार्यों की व्यापकता निरंतर बढ़ती जा रही है। यानी आज कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे पत्र वितरण हो, चाहे रिपोर्ट प्रिंट करने की बात हो, चाहे फाइलें व्यवस्थित करने की बात हो, चाहे बही खाते व्यवस्थित करने की बात हो, चाहे सूचना एवं जानकारियों के आदान प्रदान की बात हो या उन्हें सुरक्षित रखने की बात हो, इन सभी कार्यों में आज कंप्यूटर का क्या है? व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे कंप्यूटर की क्या कहेंगे? व्यापकता कहेंगे। तो कंप्यूटर की कितनी विशेषताओं का आपने अध्ययन किया? सबसे पहली विशेषता क्या थी कंप्यूटर की? उसकी गति। दूसरी क्या है? संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता मतलब कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। जिसे किस रूप में आप नापते हैं? कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता कैसे मापेंगे? कैसे जानेंगे कि इसकी संग्रहण क्षमता अधिक है? तो उसकी इकाइयाँ बनी हुई है, इकाइयों के ही आधार पर हम क्षमता को माप पाएंगे कि यह अधिक है या कम है। जिसे हम किस रूप में कहते हैं? जिसे हम बीट और क्या कहेंगे? बाइट। बीट, बाइट, ये क्या है? केबी, यानी क्या होगा? किलोबाइट। उसके बाद क्या होगा? एमबी। एमबी का मतलब मेगाबाइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका जीबी। जीबी यानी गीगाबाइट। उसके बाद क्या होगा? टीबी। तो जिस कंप्यूटर की यदि मेमोरी की क्षमता एमबी है और किसी की जीबी है तो आप सीधे अंतर कर लिए कि ये कम है और ये अधिक है। तो मेमोरी की जो संग्रहण क्षमता है उसका पता कैसे कराएंगे? आप लगा पाएंगे कि किसकी क्षमता अधिक है, किसकी कम है? तो उसकी ये इकाइयाँ बनी है ना? इसकी क्या बनी है? उसको मापने की ये इकाइयाँ हैं।
जिसमें सबसे छोटी होती है बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी यानी टेराबाइट होती है। तो ये इसकी संग्रहण क्षमता के अंतर्गत ये प्रयोग को मापने वाली ये इकाइयाँ होती हैं। आपने संग्रहण क्षमता को पढ़ा, उसके बाद कंप्यूटर की एक्यूरेसी को पढ़ा, उसके बाद कंप्यूटर की आपने व्यापकता को पढ़ा। अब बात करते हैं कंप्यूटर के ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। कंप्यूटर एक बार प्रोग्राम तैयार हो जाने के बाद उसे स्वचालित रूप से तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि वह क्या हो जाए, पूरा ना हो जाए। यानी कंप्यूटर कोई भी अपना कार्य क्या है, स्वचालित रूप से करता है। यानी कंप्यूटर को एक बार इनपुट दे दिया जाए तो वह प्रोसेसिंग और आउटपुट का कार्य तब तक करता रहेगा जब तक कि वह कार्य क्या है, कंप्लीट ना हो जाए। उसे बार बार हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसकी बात करती हैं क्षमता, डिलीजेंस जिसको बोलते हैं क्षमता। यानी कंप्यूटर में कितनी क्षमता होती है। क्षमता मतलब जैसे हम लोग कार्य करते हैं तो कितना लगातार कितना समय तक कार्य कर सकते हैं। तो यही बात कंप्यूटर पर भी निर्भर करता है कि कंप्यूटर कितना कार्य कर सकता है, लगातार कितना कार्य कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, हमारी क्षमता और कंप्यूटर की जो क्षमता होती है दोनों में बड़ा अंतर है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसके कारण उसमें निरंतर कार्य करने की क्षमता होती है। वो बिना रुके बिना थके 24 घंटे और 365 दिन लगातार कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है, लगातार कार्य कर सकता है, जिसका आप परिणाम देख भी रहे हैं। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था जिसके बारे में आप जानते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जो लगातार 24 आवर और 365 दिन लगातार चलती है। अभी थोड़ी देर के लिए ठप हो जाए तो हमारी सारे कार्य ठप होने लगते हैं। तो यह कार्य मूल रूप से किस पर निर्भर करता है, कंप्यूटर की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कंप्यूटर में कार्य करने की क्या होती है, बहुत अधिक क्षमता होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। हम इतना लगातार कार्य नहीं कर सकते जबकि कंप्यूटर लगातार कार्य कर सकता है। बस इसके लिए एक धूल रहित वातावरण और एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यदि उसे निश्चित तापमान और धूल रहित वातावरण मिले तो कंप्यूटर बिना रुके, बिना किसी समस्या के लगातार कार्य कर सकता है। वो उसकी क्या कहेंगे, सक्षमता कहेंगे, डिलीजेंस कहेंगे। आगे क्या है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। आप जानते हैं अब कंप्यूटर कितना विश्वसनीय है। यदि आज विश्वसनीय नहीं होता तो आज वह व्यापक रूप में प्रयोग नहीं होता। तो इस व्यापक रूप में प्रयोग होने के पीछे क्या है, उसकी विश्वसनीयता। उसकी क्या है, विश्वसनीयता ही है कि कंप्यूटर पर किया गया कार्य क्या होता है, विश्वसनीय होता है। उस पर हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, बिल्कुल। इसी कारण आज हम हर जगह हम क्या देखते जा रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसके पीछे उसकी क्या है, उसके पीछे उसकी यह विश्वसनीयता है। तो इस आधार पर मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी विशेषताएं पढ़ाई गई उसके बारे में आप याद रखेंगे। ये कंप्यूटर की विशेषताओं में उसकी सबसे बड़ी विशेषता का नाम है, उसकी क्या है, उसकी सबसे पहली विशेषता का नाम है उसकी गति। उसके बाद क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी। उसके बाद उसकी व्यापकता। उसके बाद उसका स्वचालन, ऑटोमेशन। उसके बाद डिलीजेंस। उसके बाद उसकी विश्वसनीयता होती है। इसको बिल्कुल आप नोट करके बिल्कुल, और ये जो वीडियो बनाया है आपको दिया जा रहा है, इसे सुन करके बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें आपको एक और नोट दिया गया था जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं पर आधारित था। किस पर, कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं पर आधारित था कि कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य क्रियाएं होती हैं जिसमें डेटा का ग्रहण यानी जिसको हम कहते हैं डेटा इनपुटिंग। दूसरी क्रिया क्या होती है, डेटा को संग्रहित करना, डाटा स्टोरिंग। तीसरा क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्या होता है,
डेटा आउटपुटिंग और तीसरा होता है डाटा कंट्रोलिंग। यानी कुल मिलाकर के ये कंप्यूटर की 5 मूल क्रियाएं होती हैं, जिसमें डाटा इनपुटिंग, डाटा स्टोरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुटिंग और डाटा कंट्रोलिंग होती है। अब बात करते हैं डाटा इनपुटिंग की। डाटा इनपुटिंग क्या है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोगकर्ता द्वारा जो डाटा दिया जाता है तो उसे जो ग्रहण करने की क्रिया होती है उसे हम डेटा इनपुटिंग कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं डाटा स्टोरिंग की। जो कंप्यूटर को हम डाटा इनपुट देते हैं तो वह पहले कहाँ होता है? मेमोरी में इसके क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। या डाटा को स्टोर करने की क्रिया क्या कहलाएगी? डाटा स्टोरिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर को जो इनपुट हम डाटा देंगे उसे जाहिर सी बात है उसे वो व्यवस्थित करेगा। उसे क्या करेगा? व्यवस्थित करेगा, संसाधित करेगा। अतः यह क्रिया क्या होगी? डाटा प्रोसेसिंग होगी। अब बात करते हैं डाटा आउटपुटिंग की। यानी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? डाटा आउटपुटिंग। यानी डाटा आउटपुटिंग कंप्यूटर का सबसे मूल कार्य होता है। और अब अगली क्रिया की बात करते हैं जिसे हम डाटा कंट्रोलिंग कहते हैं। यानी ये जितनी ये चारों क्रियाएं हैं ये सब क्या है? बिना नियंत्रित किए संचालित नहीं हो सकती। अतः इसे नियंत्रित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? डाटा कंट्रोलिंग। तो आज का यह वीडियो आपके कंप्यूटर की विशेषताओं और कंप्यूटर की मूल क्रियाओं पर आधारित है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी पॉइंट बताए गए आप बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर कर जाएंगे। अब यहीं हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।